चलो बेटा ना, कल हम लोग हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहे थे और हाइड्रोलाइसिस में आपको एक बात बोल दी थी कि जनरली हाइड्रोलाइसिस में जिस स्टेट का सेंट्रल मेटल होता है या एलिमेंट होता है, वाटर का अटैक अगर उस पर हो रहा है तो उसी स्टेट का आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। मेटल के हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जबकि नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। और आपको कल बताया था, अगर फास्फोरस का +3 का ऑक्सी एसिड बनेगा तो वो फास्फोरस, +5 का बनेगा तो फास्फोरिक, सल्फर का +4 का बनेगा तो सल्फ्यूरस, +6 का बनेगा तो सल्फ्यूरिक। हेलोजन की अगर हम लोग बात करें तो +1 +3 +5 +7 में 4 ऑक्सी एसिड पढ़े थे हमने, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। ठीक है। इंटर हेलोजन में डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, इसका टेबल कल हम लोगों ने बना लिया था। अब उसके आगे डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड है ना, कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड लिया, उसको हाइड्रोलाइज करना है। वाटर का रिएक्शन अगर किसी के भी साथ दिख जाए आपको, समझ जाइएगा उसको एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब देखो, 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड कल पढ़े थे, एक्स, एक्स डैश, एक्स डैश 3, एक्स डैश 5 और एक्स डैश 7। यहां पर सेंट्रल एटम पे कितना चार्ज आता है बेटा, +1। यहां पर आता है +3, यहां पर आता है +5 और यहां पर आता है +7। ठीक। वाटर का जब अटैक कराएंगे तो बेटा सेंट्रल मेटल जो भी हेलोजन होगा, है ना, फ्लोरीन को छोड़ के कोई ना कोई सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि हमने कल भी बात करी थी कि सेंट्रल एटम बड़ा होगा और साइड एटम छोटा होगा। तो सेंट्रल एटम यहां पर कभी भी फ्लोरीन हो नहीं सकता। ठीक है। अगर साइड सेंट्रल एटम जो है वो फ्लोरीन के अलावा कोई और है तो बेटा उसके पास हमेशा वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। ठीक है। इसके बाद वाटर जब अटैक करेगा तो बेटा वाटर को तोड़ दो H+ और OH- में, तो OH- अटैक करेगा X पर, OH- अटैक करेगा X पर, OH- अटैक करेगा X पर और OH- अटैक करेगा X पर। जब OH- X पर अटैक करेगा तो क्योंकि X एक हेलोजन है जो कि नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल पे जब OH अटैक करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड। और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सी एसिड। तो +1 वाला ऑक्सी एसिड बनाना आना चाहिए, दैट इज HOX, दैट इज हाइपोहेलस। +3 वाला हेलस, +5 वाला हेलिक और +7 वाला पर हेलिक। और उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऐसा मत करना कि +3 है तो 3 OH चिपका दिए, +5 है तो 5 OH चिपका दिए और +7 है तो 7 OH चिपका दिए। नहीं, उस स्टेट का ऑक्सी एसिड बनाना है। और साथ ही साथ जो H+ होगा वो इस X डैश पर अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट में मिलेगा HX डैश, HX डैश, यहां पर भी मिलेगा HX डैश और यहां पर भी मिलेगा HX डैश। अब ये रिएक्शन जो लिखी है ये कॉमन रिएक्शन है। यहां पर भी हम स्टेट को अगर मेंशन कर दो, +1 वाला ऑक्सी एसिड है, +3 वाला ऑक्सी एसिड है, +5 वाला ऑक्सी एसिड है और +7 वाला। बेटा +1 वाले ऑक्सी एसिड का नाम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज हाइपोहेलस एसिड मिल जाएगा। यहां पर मिल जाएगा हेलस एसिड, यहां पर मिल जाएगा बेटा हेलिक एसिड और यहां पर मिल जाएगा हमें परहेलिक एसिड। आइए अब इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको ClF, ClF3, ClF5, ClF7 दिया गया। बेटा यहाँ क्लोरीन पे +1 है, यहाँ क्लोरीन पे +3 है, यहाँ क्लोरीन पे +5 है और यहाँ पर क्लोरीन पे +7 है। और जब वाटर अटैक करेगा तो OH इस पर अटैक करेगा तो +1 वाला ऑक्सी एसिड क्लोरीन का HOCl प्लस HF आपको मिल जाएगा। यहाँ HClO2 प्लस HF आपको मिल जाएगा। यहाँ पर HClO3 प्लस HF आपको मिल जाएगा और यहां पर HiO4 प्लस HF हमें मिल जाएगा। तो दीज आर द रिएक्शंस जो कि इसके हाइड्रोलाइसिस होने पर हमें मिलेगी। फटाफट नोट डाउन कर ले इसे।
चलिए ना, अब ये जो रिएक्शंस बेटा अभी हम लोगों ने लिखी है, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक, तो आपको सिर्फ वही ऑक्सी एसिड वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस स्टेट का सेंट्रल एटम होगा या एलिमेंट होगा, OH अटैक करने पर उसी स्टेट का क्या बना देना, ऑक्सी एसिड। पेरेंट एसिड जो हम लोगों ने मेनली पढ़े थे फास्फोरस, सल्फर या हेलोजन के, वही आपको बार बार रिपीटेड फॉर्म में काम आएंगे। अब देखो इसमें एक बात बताओ, अगर ये लास्ट वाली जो रिएक्शन है, इसका एक क्वेश्चन लिखाऊंगा बाद में, इसकी बैलेंसिंग करनी है। मुझे बताओ अगर 1 मोल IF7 को पूरा हाइड्रोलाइज करना है, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करना है, तो वाटर के कितने मोल्स लगेंगे, कैसे पता चलेगा? अगर इसका 1 मोल रखना है तो वाटर कितना लगेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। क्या आप बैलेंसिंग कर सकते हैं इस रिएक्शन की? बताइए। यहां पर IF7 कितना रखना है, 1 है ना। हमने अभी बाकी रिएक्शंस की बैलेंसिंग नहीं करी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं इसके लिए लिखाऊंगा आपको, इसलिए मैं यहीं पर आपको पहले बताता रहा हूं। 1 IF7 कितने वाटर, अच्छा इधर बताओ, ऑक्सीजन कितने, 4, यहां कितने, एक ही है, तो 4 बनाने के लिए क्या कर दूं, 4 कर दिया। तो बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। यहां तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहां हाइड्रोजन कितना है, 1, क्या करें, 7HF लेना पड़ेगा। बैलेंसिंग हो गई क्या? देख लो एक बार आराम से, देख लो, इतना हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ IF7, तो आंसर क्या होगा, 4। On complete hydrolysis of 1 mole IF7, how many moles of periodic acid is obtained? Periodic acid, है ना। 1 मोल ऑफ IF7 के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे HF के कितने मोल मिलते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बैलेंसिंग करी है, ये बैलेंसिंग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में जब पढ़ रहे होंगे लास्ट में, तब मैं आपको लिखा दूंगा। अभी मैं वापस से इसको हटा देता हूं, पर ये क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं लेंगे ना, बनते ही नहीं जब HBr2 और HiO2, तो कैसे ले लेंगे? उसका प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली रिएक्शंस पे मूव करें बेटा, तो नेक्स्ट रिएक्शंस पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आ रहा है आपके सामने ग्रुप 18। देखो एक ग्रुप 18 की अगर हम लोग बात करें, तो ग्रुप 18 कौन सा ग्रुप होता है, इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैसेस के बारे में अगर बात की जाए, तो इनर्ट गैसेस जनरली कंपाउंड फॉर्मेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पीरियोडिक टेबल जब हमने शुरुआत में पढ़ा था, तो इनर्ट गैस के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने लिखे थे, जैसे कि और नहीं है कर्जे। और नहीं है कर्जे क्या बताता था आपको, अबंडेंस का ऑर्डर। वहां पर कुछ और बातें भी हमने लिखी थी कि और नहीं है कर्जे के अलावा, है ना, 2-3 पॉइंट और लिखाए थे मैंने आपको, शायद कौन कौन से पॉइंट कुछ बच रहे होंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, एक बार बताओ। इनर्ट होगी, वो तो प्रिपरेशन हो गया, और नहीं तो ये हो गया, और इन, ठीक है। अब सुनो आगे, इसमें कुछ और पॉइंट है जो एनसीईआरटी में, तो वो भी मैं आपको लिखा देता हूं, ध्यान सुनना, क्योंकि एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, तो कभी बाई चांस पूछ ले। एक बात बताना, जेनॉन जो है, क्या जेनॉन के कंपाउंड हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में पढ़े या नहीं पढ़े? XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO2F2, ये सारे कंपाउंड बनते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या जेनॉन के अलावा कोई और इनर्ट गैस है जिसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं बेटा नेचर में? तो यस, ध्यान रखना, अगर मैं बात कर रहा हूं इनर्ट गैसेस की, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। रेडॉन के बाद कौन आता है, ऑगी। ऑगी का प्रिपरेशन हम लोगों ने देखा था, कैलिफोर्निया का ऑगी। क्या जेनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? यस। जेनॉन की तरह ही जेनॉन के ऊपर वाला और जेनॉन के नीचे वाला जो एलिमेंट है, इसके भी कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हुए मिले। जैसे जेनॉन का कंपाउंड XeF2 है ना, वैसे क्रिप्टॉन का कंपाउंड KrF2 और रेडॉन का कंपाउंड RnF2 नेचर में एग्जिस्ट करता हुआ मिल चुका है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कभी भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अभी लिखवाता हूं स्टेटमेंट। उसके अलावा एक और बात एनसीईआरटी लिखता था, वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन के ट्रू कंपाउंड्स आज तक नहीं मिले हैं। ट्रू कंपाउंड्स आज तक नहीं मिले। ट्रू कंपाउंड कहने का मतलब इनके कंपाउंड्स नहीं बनते। ये वो वीक बॉन्ड दिखा सकते, डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल टाइप का, पर वो एक्चुअल में जो वीक फोर्सेस होते हैं वो एक्चुअल बॉन्ड नहीं होते, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसका कोई भी ट्रू कंपाउंड एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलता है। तो स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इसके बारे में कहीं पर लिख लेना मार्जिन में, है ना, फिर हाइड्रोलाइसिस पे आते हैं। लिखिएगा KrF2 एंड RnF2, KrF2 and RnF2 have been discovered,
KrF2 and RnF2 have been discovered through radio tracer technique. Through radio tracer technique, है ना, मतलब रेडियो एक्टिविटी की कुछ टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक, वहां से इसकी डिस्कवरी हो चुकी है। इसमें से KrF2 तो पक्का पक्का एग्जिस्ट करता हुआ मिल गया, RnF2 क्योंकि रेडॉन रेडियो एक्टिव है, तो ये जो रेडियो ट्रेसर टेक्निक है, अगर इसमें देखो वैसे तो KrF2 एग्जिस्ट करता है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक से जो डिस्कवर हुआ है वो बेसिकली RnF2 है। याद रखिएगा, R फॉर रेडियो एक्टिव या रेडियो ट्रेसर टेक्निक, R फॉर रेडॉन। तो अगर इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो रेडियो ट्रेसर का, तो आप कौन सा वाला ऑप्शन टिक करेंगे? RnF2। ध्यान रखना है ना इस बात को। अगला पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, no true compounds of helium, neon and argon have been discovered yet. No true compounds of helium, neon and argon have been discovered yet. No true compounds of helium, neon and argon have been discovered yet. ठीक है, ये एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस से डील करता हुआ पॉइंट बन जाता है बेसिकली, तो इसीलिए इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस पे। ध्यान सुना, ये जो कंपाउंड अभी आपके सामने लिखे इसमें से आप देखो, जेनॉन बेटा एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस या जेनॉन तभी कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकता है जब उसके साइड एटम की जब हम बात करें तो दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द सेंस जेनॉन तभी कंपाउंड बनाएगा जब उसके साथ में या तो फ्लोरीन जुड़ा हो या फिर ऑक्सीजन जुड़ा हो। ये बात ध्यान रखना, जेनॉन बाकी और किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना सकता क्योंकि जेनॉन एक इनर्ट गैस है। अभी मुझे बताओ, जेनॉन कोवेलेंसी के हिसाब से सोचना, जेनॉन के तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी अभी क्या है? 0। लेकिन हम इसकी कोवेलेंसी को अगर एक्साइट कराना हो तो इसको एक्साइट कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, स्टेबल को आप अनस्टेबल बना दोगे एक तरह से। तो बेटा वो काम तभी हो सकता है जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हो। उससे क्या होगा? याद करो, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, PCl5 exist but PH5 does not exist, इस तरह का। तो जब साइड एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो वो बहुत ज्यादा प्लस ले आएगा इसके ऊपर। जब बहुत ज्यादा प्लस आएगा तो इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऑर्बिटल बहुत पास पास आ जाएंगे, ऑर्बिटल बहुत पास पास आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है वो आराम से हो पाएगा। और इसीलिए जेनॉन तभी कंपाउंड बनाता है जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ हो। कभी एग्जाम में ऐसा बोल दे, क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि साइड में फ्लोरीन या ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। ये बात ध्यान रखना, साइड में फ्लोरीन या ऑक्सीजन होना ही चाहिए, तभी जेनॉन के कंपाउंड एग्जिस्ट कर पाएंगे। अब आगे की बात सुने, इनका हाइड्रोलाइसिस करना है। इनके हाइड्रोलाइसिस का एक पॉइंट बताता हूं आपको, ध्यान सुनना। अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करते तो बेटा बताओ, पहली बात तो जेनॉन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +2। यहां जेनॉन पे कितना आ रहा है? +4। और यहां जेनॉन पे कितना आ रहा है? +6। अभी तक आप जो करते आए वैसे ही करें अगर, तो बेटा इसका H+ और OH- तोड़ दो। इसका OH- इस पर अटैक करेगा तो जेनॉन के +2 का क्या बनना चाहिए? हाइड्रोक्साइड। +4 का हाइड्रोक्साइड, +6 का हाइड्रोक्साइड। +2 +4 +6 का हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब है ऑक्सी एसिड। जेनॉन जनरली हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। जेनॉन के हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्टेबल उसके ऑक्साइड्स होते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है और हाइड्रोक्साइड्स में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। ध्यान सुनना, तो जेनॉन के हाइड्रोक्साइड्स या ऑक्सी एसिड्स नहीं बनेंगे। तो अब क्या होता है? इनके बनते हैं ऑक्साइड्स। क्या बनते हैं बेटा? ऑक्साइड। +2 का ऑक्साइड, +4 का ऑक्साइड, +6 का ऑक्साइड, ऐसा कुछ होना चाहिए। अब एक बात देखते जाइएगा, अगर मैं कहानी समझ लेना ध्यान से, XeF2, XeF4, XeF6, अगर मैं +2 का हाइड्रोक्साइड बनवाता हूं, +4 का हाइड्रोक्साइड, +6, तो मैंने बोला +2 +4 +6 का हाइड्रोक्साइड तो नहीं बनेगा। तो बेटा जब वाटर अटैक करेगा तो जेनॉन का +2 का क्या बनना चाहिए था? ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बदले ऑक्साइड बना रहा हूं। यहां पर क्या बनना चाहिए था? XeO2। और यहां पर क्या बनना चाहिए था? XeO3। और एक बात समझे, अगर ये ऑक्साइड बनाते हो आप, तो बेटा जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? डबल। इस डबल में एक बॉन्ड होगा सिग्मा और एक बॉन्ड होगा पाई। क्या यहां पर भी डबल बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे, पर उसमें से भी कोई सिग्मा और कोई पाई होगा। मुझे बताओ, कल हमने HbRO2
और HiO2 के एग्जिस्टेंस पे बात करी थी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक था। क्यों वीक था? शेल नंबर। मुझे बताओ, इसका शेल नंबर 5 है और इसका शेल नंबर 2 है, तो ये 5-2 का पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? बेटा वीक होगा। तो ये पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से एक्सियो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर एक्सियो एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब ये इस तरह से टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो बताओ प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ज़ेनॉन और ऑक्सीजन। इधर आइए, यहां पर भी जो इसका पाई बॉन्ड बनेगा उसमें भी शेल नंबर तो 5-2 ही होगा, और इसीलिए इसका भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये टूट जाएगा। और किस किस में टूट जाएगा? बेटा ज़ेनॉन और ऑक्सीजन में। इसको थोड़ा सा और मैं आपको पहले डिटेल में बताऊंगा। इधर आइए, ये वाला पाई बॉन्ड तो एग्जिस्ट नहीं करा, इस पे आ जाइए पहले। इधर बताइए, यहां पर भी पाई बॉन्ड 5-2 होगा, लेकिन याद करो कल HbRO3 और HiO3 या HbRO4 या HiO4 एग्जिस्ट कर गए थे, जिसमें एक जगह +5 स्टेट था और एक जगह +7 था। क्या ये +6 उन दोनों के बीच में ही कहीं आ रहा है? बेटा यस। इसका मतलब है ये आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि +6 एक बहुत बड़ा चार्ज है, तो ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, पर ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये +4 को देखो, क्या +4, +2 और +6 के बीच में आने वाली स्टेट है या नहीं है? बेटा है। इंटरमीडिएट स्टेट जनरली डिस्प्रपोर्शनेट हो जाती है, तो ये जो है ना ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा। डिस्प्रपोर्शनेट होके एक्सी +2 में जाएगा और एक्सी +6 में जाएगा। +3 में इसका ऑक्साइड क्या बनेगा? बेटा XeO3, और +2 में इसका ऑक्साइड क्या बनना चाहिए? XeO। ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसीलिए टूट कर क्या दे देगा बेटा आपको? Xe+O2। तो इस तरह से कुछ इसकी रिएक्शन काम करती है। तो आप देखो, XeF2 का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ज़ेनॉन के ऑक्साइड के बदले ये मिल जाएगा, और इसमें वाटर का जो H+ होगा वो इस फ्लोरीन पर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा? HF। यहां पर भी फ्लोरीन पर अटैक करेगा, क्या बनाएगा? HF। और यहां पर भी फ्लोरीन पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? HF। तो प्रोडक्ट देखना, Xe+O2+HF, Xe+XeO3+O2+HF, और वहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा? XeO3+HF। ये प्रोडक्ट बनते हैं। आइए, पूरी रिएक्शन को समझ लिया अपन ने, लेकिन समझने के बाद भी आपको अल्टीमेटली इसके प्रोडक्ट्स को याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखना वो बताता हूं। सबको पहले ऐसे लाइन से बिछा दिया, XeF2, XeF4, XeF6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब सुनना, शुरू की 2 रिएक्शन देखो, जब मैं बोलूंगा फर्स्ट 2 रिएक्शन मतलब इनकी बात कर रहा हूं, और जब मैं लास्ट 2 रिएक्शन की बात करूंगा तो इसकी बात कर रहा हूं। फर्स्ट 2 रिएक्शंस में आपको ज़ेनॉन मिलेगा, लास्ट की 2 रिएक्शंस में आपको XeO3 मिलेगा। शुरू की 2 रिएक्शन में क्या मिलेगा? ज़ेनॉन। बाद की 2 रिएक्शन में क्या मिलेगा? XeO3। जिन जिन रिएक्शन में आपको ज़ेनॉन मिला है उसमें O2 भी मिलेगा। जिन जिन रिएक्शन में ज़ेनॉन मिला है उनमें O2 भी मिलेगा, क्योंकि वही XeO जो था वो टूट गया था बेसिकली, है ना। और सारी रिएक्शंस में HF मिलेगा ही मिलेगा, मतलब यहां पर भी HF मिलेगा, यहां पर भी HF मिलेगा, और यहां पर भी HF मिलेगा। तो प्रोडक्ट को याद करने का तरीका क्या है? XeF2, XeF4, XeF6 को लाइन से बिछा दिया। शुरू की 2 रिएक्शन में ज़ेनॉन, बाद की 2 रिएक्शन में XeO3। जिन जिन में ज़ेनॉन मिला है उनमें O2 भी मिलेगा, और सभी में क्या मिलेगा बेटा? HF मिलेगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, पहली और तीसरी रिएक्शन याद कर लो, दोनों के जो प्रोडक्ट है एक साथ ऐड करके यहां लिख दो, आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन होती है। तीसरा तरीका, तीनों ही याद कर लो, ठीक है। अब सुनो, यहां पर पहली बात, ज़ेनॉन का स्टेट देखो कितना आ रहा है बेटा? 0। यहां पर +4 से यहां जा रहा है 0, और यहां जा रहा है +6, और यहां पर +6 से कहां जा रहा है बेटा? +6। मुझे बताइए, इस वाली रिएक्शन में क्या इसकी स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा? हो रही है। ज़ेनॉन देख लो, +2 से 0 पे जा रहा है, तो ये वाली रिएक्शन एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि स्टेट बदल रहा है। अगली वाली रिएक्शन पे आओ, +4 से 0 और 6 पे जा रहा है, क्या ये भी रेडॉक्स है या नहीं है बेटा? है। रेडॉक्स में भी ये कौन सा टाइप है? डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप का रिएक्शन है, और लास्ट वाले में +6 का +6 ही मिल रहा है, मतलब ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये बात ध्यान रखना। अब इधर सुने आगे की कहानी। ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है इसको बैलेंस करते हैं एक बार। बेटा 1 मोल XeF6 को पूरी तरह से हाइड्रोलाइज करके XeO3 बनाने के लिए कितने मोल वाटर चाहिए? तो आप जब बैलेंस करोगे तो यहां 3 आएगा, और यहां पर 6HF आएगा। भैया 6 फ्लोरीन है, 6 हाइड्रोजन है, 6HF, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 ज़ेनॉन, 1 ज़ेनॉन। तो ये जो अपन ने एक स्टेप पे इसका हाइड्रोलाइसिस बोला है ना, ये इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है। कौन सा हाइड्रोलाइसिस है बेटा? कंप्लीट, है ना, मतलब एक ही स्टेप में आपने पूरा हाइड्रोलाइसिस करा दिया। लेकिन
इसी का एनसीईआरटी में स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस भी दे रखा था। स्टेप बाय स्टेप मतलब तीनों वाटर को एक साथ अटैक ना करा के वन बाय वन अटैक करा रहे हैं। तो बेटा XeF6 को पहले एक पानी से अटैक कराया, फिर XeF6 को दूसरे पानी से अटैक कराया, फिर XeF6 को तीसरे पानी से अटैक कराया। ध्यान सुनना, हो क्या रहा है, यहां से यहां पर क्या चेंज आ रहा है बेटा, 2 फ्लोरीन हट रहे हैं और एक ऑक्सीजन लग रहा है, क्योंकि फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बना था, सिंगल। तो 2 फ्लोरीन हटेंगे तो 2 वैलेंसी खाली होगी और उस 2 वैलेंसी पे यहां का एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। या ऐसा बोलो कि 2 फ्लोरीन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे 2HF, फिर 2 फ्लोरीन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे 2HF। ध्यान से देखना, इससे 2 फ्लोरीन निकालो, यहां के 2 हाइड्रोजन लो, क्या बन जाएगा बेटा 2HF। और वो जो 2 फ्लोरीन यहां से निकले उसके बदले एक ऑक्सीजन यहां बैठा दो तो आपको मिल जाएगा XeOF4। अब ये जो XeOF4 है, इस पे अगले वाटर ने अटैक करा, फिर से 2 फ्लोरीन निकालो, 2 हाइड्रोजन निकालो, तो यहां पर मिल जाएगा 2HF और एक ऑक्सीजन यहां बैठा दो तो आपको मिल जाएगा XeO2F2। इन सबके हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। और फिर से ये जो XeF2 इस पे तीसरा मोल वाटर अटैक करेगा, 2 फ्लोरीन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे बेटा 2HF और ऑक्सीजन यहां जाके बैठ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा XeO3। अब सुनिएगा, ये तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हुआ। क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में, when 1 mole XeF6 reacts with 3 moles of water, product formed is XeO3. When 1 mole XeF6 reacts with 1 mole water, product formed is XeOF4. When 1 mole XeF6 reacts with 2 moles of water, product formed is XeO2F2. इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि when 1 mole XeOF4 reacts with 1 mole water, then the product is XeO2F2. फिर से सुनिए, 1 mole XeF6 reacts with 3 mole water, product is XeO3. 1 mole XeOF4 reacts with 2 mole water, product is XeO3. 1 mole XeO2F2 reacts with 1 mole water, product is XeO3. अब एक बात समझो, ये वाला रिएक्शन जब आप ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तो बेटा ये XeO4 ये XeO4 कैंसिल, ये XeO2F2 ये वाला XeO2F2 कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा। XeF6 को मैंने एज इट इज नीचे ले लिया, कितने वाटर आ गए बेटा 3। प्रोडक्ट में देखिए क्या बच रहा है बेटा, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, तो बच रहा है XeO3 और साथ में क्या आ रहा है बेटा 6HF। ये रिएक्शन एज इट इज ये वाली रिएक्शन है। तो आप चाहे स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइसिस कराओ, चाहे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओ, 3 मोल की रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट XeO3 और 6HF ही बनेगा। ये जितने भी जेनोन के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट दिख रहे हैं, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप है ना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और ये आना चाहिए क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कल इम्तिहान है आप लोगों का, है ना, 2 बजे से ही है। मोटिवेशन के लिए दूसरी जगह जाए बेटा, मैं डीमोटिवेट ज्यादा करता हूँ, मोटिवेट कम करता हूँ, ठीक है। मोटिवेट खुद ही हो, सेल्फ मोटिवेट रहना जरूरी है। अरे कल किसी को मेरे को पता चला सिलेबस की बहुत चिंता हो रही थी। नहीं, कौन था ऐसा जिसको लग रहा था कि सिलेबस ही नहीं हो रहा होगा, कौन था? है? एक मिनट, जिंदगी मुझे एक बार बुखार आया,
उसके बाद आज तक, फिर उससे क्या, इससे क्या मतलब है? मतलब तो उससे मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था? ओनरशिप? क्या ओनरशिप? इससे क्या ओनरशिप है? बीमार, बीमार हो जाओ तुम्हारी गलती है। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ वही, मतलब समझ नहीं आया ना इसका मतलब क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट, कुछ कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है ना चीज को। हाँ, एग्जाम देंगे और क्या करेंगे भाई? अगर किसी ने पढ़ा है साल भर, थोड़ा भी डेडिकेशन से पढ़ा, तो वो तो देगा ही एग्जाम। जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वो तो ठीक है, उसके लिए तो बहाना है। बाकी जिसने जरा भी मेहनत करी वो तो जाएगा ही देने भाई, चांस कौन छोड़ेगा। तेरी गलती है कि मच्छर ने तुझे काटा, हाँ सही बात है। एक वो इसके ऊपर वो शायरी भी चलती थी ना, एक उसको मच्छर ने काटा वो उसका जुनून था, उसके अंदर भी तेरा खून था, ऐसा करके कुछ है। ऐसे करके एक है, बहुत पुराना है वो, है ना। तुम अपना काम करो। ये सही है। अच्छा, तो भाई सिलेबस के बारे में अगर किसी को अत्यधिक चिंता है तो मैं बता ही दूं आपको। थर्मोकेमिस्ट्री बचा हुआ है 3 लेक्चर, डीएनएफ बचा हुआ है 4 लेक्चर, ठीक है। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर 6 लेक्चर। कौन? हम करवाएंगे ना बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? वो नहीं कराएंगे, कोई और कराएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या बच रहे का बोल रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट तो हो गया। मोल कॉन्सेप्ट में आता है कंसंट्रेशन टर्म्स और बैलेंसिंग, दोनों आपने पढ़ रखी है। कंसंट्रेशन टर्म्स आपने पूरा काइनेटिक्स पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, मोल निकालना आता है, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी सब आता है। बैलेंसिंग रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई बार कर चुके हो, एक बार बस नाम मात्र के लिए बोलोगे तो ऊपर से चलवा देंगे, होना जाना कुछ भी नहीं है उसमें, सब पढ़ चुके हो। इसके अलावा वो अलग जगह बात कर, पीछे चलिए रहे खत्म। तो अगले वीक में वैसे भी केमिस्ट्री के ट्रिपल स्लॉट है, ठीक है। तो अगले वीक में एटॉमिक भी खत्म हो जाएगा, पी ब्लॉक डीएफ सब खत्म हो जाएगा अगले वीक में, फ्री हो जाओगे तुम। सॉल्ट ऑनलाइन चलेगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, हाँ ऑनलाइन चलेगा वो। एक ही हुई ना? नहीं, हम नहीं कराएंगे। अब ऑनलाइन ही होगा वो, ठीक है। अब चलो लिखो आगे, यहाँ तक लिख लिया? तो बस यही है, इतना कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर ज्यादा चिंता आ रही है तो चिंता करें, अव्यर्थ चिंता ना करें, मतलब ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। देखो, हाइड्रोलाइसिस में आपको ग्रुप 18 के बारे में बता दिया, अब ग्रुप 18 के बाद में अगले केसेस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहां पर आपको कल मैंने बोला था कि हाइड्रोलाइसिस आपको 3 तरह के कंपाउंड्स का पढ़ना होता है। पहला होता है हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस, दूसरा होता है बेटा ऑक्साइड्स का हाइड्रोलाइसिस, और एक आएगा बेटा कार्बाइड्स का हाइड्रोलाइसिस। तो हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, अब आ रहा है ऑक्साइड्स का हाइड्रोलाइसिस। ध्यान सुनना, कल आपको एक बात बोली थी, किसी भी ऑक्साइड में पानी मिलाने पर उसका क्या बन जाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। मान लो ये मेटल ऑक्साइड हुआ, तो मेटल ऑक्साइड में पानी मिलाओगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड हुआ तो नॉन मेटल के ऑक्साइड में पानी मिलाने पर नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सी एसिड। रिएक्शन आपके सामने, करना कुछ भी नहीं है, वही बात है, जिस स्टेट का एलिमेंट है या ऑक्साइड है उसी स्टेट का क्या बना देना है? हाइड्रोक्साइड। मुझे बताओ, ये वाली रिएक्शन इसलिए लिए, कल भी बताई थी आपको, और ये आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आते, CaO को पानी में मिलाया तो क्या बन जाएगा बेटा? CaOH ट्वाइस। इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक ही बात ध्यान रखनी है, किसी भी ऑक्साइड, लाइन को याद कर लेना, किसी भी ऑक्साइड को पानी पे मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड, करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब उसी स्टेट का है ना, किसी ऑक्साइड को पानी पे मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। अब देखो यहां पर कैल्शियम की स्टेट देखो कितनी है? +2। पहले सबकी स्टेट लिख देता हूं, इधर देखो, यहां पर बताओ नाइट्रोजन की स्टेट क्या है? +3, यहां पर +5। अब क्या आपको, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। क्या ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर सारे नॉन मेटल है कि नहीं है? नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड। क्या ये नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है बेटा? हाँ। तो ग्रुप 15 में 2 तरह की स्टेट होंगी, एक तो +3 उसकी लॉस वाली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और +5 उसकी हॉस।
लॉस में अस बनेगा कि इक बनेगा? अस। हाई में इक, तो इधर बनेगा नाइट्रस एसिड, इधर बनेगा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस का फॉर्मूला HNO2, नाइट्रिक का फॉर्मूला HNO3, बस वही फॉर्मूले बनाने। यहां पर फास्फोरस +3 तो फास्फोरस एसिड, +5 फास्फोरिक एसिड, सल्फर +4 सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर +6 सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन थोड़ी सी अलग आएगी, इसके ऊपर अलग से बात करते हैं। आइए इधर ध्यान दीजिएगा। N2O3 को पानी में मिलाया तो किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनेगा। +3 वाला नाइट्रोजन है तो +3 वाला हाइड्रोक्साइड बना दीजिए, दैट इज HNO2। नाम लिख लेना, इसका नाम क्या होता है बेटा? नाइट्रस एसिड। अगले वाले पे आइए, +5 वाले ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो +5 वाला ही ऑक्सी एसिड बना दीजिए, और इसका नाम क्या होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड। सिमिलरली यहां पर आइए, P4O6, P4O6 को एग्जाम में P2O3 लिख के दे सकता है। क्या लिख के दे सकता है? P2। बेसिकली इसको है ना सिंप्लीफाई कर देगा, तो प्लस स्टेट वही रहेगी, है ना। तो +3 वाला ऑक्साइड बनाना, और फास्फोरस का +3 वाला हाइड्रोक्साइड कौन होता है? H3PO3, और H3PO3 में इसका स्टेट +3 है, तो नाम बोलो इसका क्या हो जाएगा बेटा? फास्फोरस एसिड। यहां पर आइए, H3PO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा +5 में, तो H3PO4 को क्या बोलेंगे बेटा? फास्फोरिक एसिड। अगले पे आइए, यहां पर SO2 की बात करें बेटा, सल्फर +4 में है तो H2SO3 मिलेगा आपको, जिसका नाम होगा बेटा सल्फ्यूरस एसिड, है ना। यहां पर आ गया +5, यहां पर आ गया +4। अगले वाले पे आते हैं, 8th वाला प्रोडक्ट बनवा रहा हूं पहले, और 8th वाले प्रोडक्ट की बात करें तो यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा H2SO4, इसका नाम है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहां पर आ गया +6। अब आगे सुनो, ये जो 7th नंबर वाली रिएक्शन है बेटा, उसके ऊपर बात करते हैं। 7th नंबर की जो रिएक्शन है, यहां पर ध्यान सुनना बेटा, +4 और +6 के बारे में समझना। सल्फर में क्या सल्फर ऊपर वाला मेंबर है ग्रुप का या नीचे वाला मेंबर है? ऊपर वाला, मतलब ये हैवियर मेंबर नहीं है। जो लोअर मेंबर होते हैं या लाइटर मेंबर होते हैं वो हॉर्स में रहना पसंद करते हैं। तो सल्फर +4 में ज्यादा स्टेबल होगा या +6 में? +6 में। पर +4 वाला सल्फर जो है, ध्यान सुनना, ये भी +4 है, ये भी +4 है। यहां पर +4 वाले सल्फर को पानी मिला, पर पानी 1 मोल ही था, तो इसकी मजबूरी थी कि रिएक्शन को यहीं पर रुकना पड़ेगा। आपको अगर याद आ रहा हो सॉल्ट का पहला लेक्चर, तो वहां पर हमने बोला था H2CO3 कार्बोनिक एसिड को CO2 + H2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और H2SO3 को SO2 + H2O लिखते हैं। एक्चुअल में ये H2SO3 स्टेबल है ही नहीं, ये वापस से रिवर्स आ जाएगा, और उसको या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है, कहानी वही है ना। जैसे CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देता था, SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की कर दे, सारी कहानी सेम थी इसकी। पर अब देखो, यहां पर सल्फर को 1 मोल वाटर मिल रहा था तो रिएक्शन यहां रुकनी जरूरी थी, लेकिन जैसे ही 2 मोल मिला तो क्या हो रहा है? ध्यान सुनना, 1 मोल में तो ये बन गया, अब जब दूसरा मोल वाटर आया तो सल्फर +4 में रहना चाहता है या +6 में जाना चाहता है? +6 उसका स्टेबल है, तो उस वाटर का ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगा, और ऑक्सीजन अटैक करते ही H2SO3 क्या बन जाएगा? H2SO4। जैसे ही H2SO4 बना, ये स्टेबल हो गया बेटा, क्योंकि +6 इसका स्टेबल है। पर जो 2 हाइड्रोजन बच रहे थे ना, वो नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, और इस रिएक्शन को ब्लीचिंग एक्शन में यूज किया जाता था कि SO2 एक टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्यों टेम्पररी होता है? क्योंकि इसका रिडक्शन से ब्लीचिंग होता है। 2 तरह के ब्लीचिंग होते हैं, पढ़ेंगे नहीं हम सिलेबस में क्योंकि बता दिया है। तो 2 तरह के ब्लीचिंग होते हैं, एक ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन, एक ब्लीचिंग बाय रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला ब्लीचिंग परमानेंट होता है, रिडक्शन वाला ब्लीचिंग टेम्पररी होता है। काम करो, पहले आप ये लिख लो, थोड़ा सा लिखवाई दूंगा। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है।
क्या बेटे? नाइट्रस एसिड का, नाइट्रस एसिड कंपैरेटिवली स्टेबल है क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड और वो सब चीजें OH आ जाता है, होने को उसमें भी हो सकता है, बट SO2 में ज्यादा टेंडेंसी देखी गई इस बात की। नाइट्रोजन क्योंकि क्या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसमें एक्सपांशन ऑफ कोवेलेंसी का उतना स्कोप होता नहीं है। कभी तो टाइम पे आएगा तू, रोज ही लेट आता है, पूरे साल ही ऐसे आता है। क्या सुन रहा हूं ये मैं, लेट क्यों आते तू? है आजकल वो सब लोग तो बोल रहे पूरे साल ही लेट आया, आजकल क्या होता है? हैं? रोज ही उठने में दिक्कत होती है। 10 साल हो गए? क्या है? कल से? कल तो संडे है। कल क्या करेगा जल्दी आके? 2 बजे पहुंच जाना टाइम से, एग्जाम सेंटर पे टाइम से जाना, तो ध्यान रखना। 5 मई का एग्जाम 7 मई को देने जाएगा है? समय का हमेशा ध्यान रखे बेटा, है ना, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है जीवन में। चलो अभी इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ध्यान सुनेगा। ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस करा इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आता, अभी हाइड्रोलाइसिस खत्म नहीं हुआ, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जो हमने पॉइंट स्टार्ट किया ना उससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है बेटा? एनहाइड्राइड्स। क्या टॉपिक है बेटा? एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड क्या है, ध्यान सुनना। एक्चुअल में इधर ध्यान देना 2 मिनट के लिए, जब आप किसी ऑक्साइड में पानी मिलाते हो तो उसका क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। और इसी रिएक्शन को जब मैं रिवर्स करूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? हाइड्रोक्साइड में से पानी निकाल लिया। हाइड्रोक्साइड में से पानी निकाल लिया तो क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड में से पानी निकाल दिया, पानी के निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? और डिहाइड्रेशन करना है मतलब आपने किसी चीज को एनहाइड्रस बना दिया। क्या बना दिया? एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड मतलब पानी जुड़ा है, एनहाइड्रस का मतलब पानी निकल गया। तो आप अगर इसको डिहाइड्रेट करते हैं, इसका एनहाइड्रस फॉर्म बनाए, तो इसका एनहाइड्रस फॉर्म क्या CaO बनेगा बेटा? यस। इसका एनहाइड्रस फॉर्म कौन बनेगा? N2O3। इसका एनहाइड्रस फॉर्म कौन बनेगा? P4O10। तो जब आप किसी हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड का डिहाइड्रेशन करके उसका ऑक्साइड बनाते हैं ना, तो ये ऑक्साइड उस हाइड्रोक्साइड का एनहाइड्रस फॉर्म है, और इसीलिए इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? एनहाइड्राइड्स। फुल फॉर्म को समझना जरा। एनहाइड्राइड का मतलब है एनहाइड्रस ऑक्साइड्स। तो यहां से एनहाइड्राइड नाम आता है। एनहाइड्रस ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं बेटा? एनहाइड्राइड। अब सुनना, अभी हम लोगों ने बात करी कि जब आपके पास मेनली नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बात होगी, तो नॉन मेटल ऑक्साइड में अगर आप पानी मिला रहे थे तो बताओ, नॉन मेटल के ऑक्साइड में, किसी भी ऑक्साइड में पानी मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है। तो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड। और अगर इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं तो ऑक्सी एसिड में से पानी निकालने पर क्या बन जाएगा बेटा? नॉन मेटल का ऑक्साइड। और इसी नॉन मेटल ऑक्साइड को ही हम क्या बोल सकते हैं बेटा? एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक रिएक्शन आपके सामने आ जाती है। तो होना कुछ भी नहीं है, ये जो रिएक्शन अभी हमने लिखी इसी को हम लोग क्या कर देंगे? रिवर्स। देखिएगा इधर ध्यान से। मान लीजिए मैंने आपको बोला HNO3, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, मतलब बहुत पहले आया था बट आया हुआ है कि नाइट्रिक एसिड के एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बताइए। अब नाइट्रिक एसिड का मतलब है, एनहाइड्राइड बनाने का मतलब है आपको इसमें से क्या हटाना है? वाटर। क्या हटाना है? वाटर। बेटा वाटर हटाने के लिए हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑड चाहिए या इवन चाहिए? इवन, H2 चाहिए। इसके पास कितना हाइड्रोजन है? 1। अब आपके पास जितने भी कंपाउंड आएंगे ना, ध्यान सुनना, जैसे मान लीजिए मैंने सेकंड नंबर का कंपाउंड लिखा होता है H2SO4, मान लो मैंने थर्ड नंबर का कंपाउंड लिखा होता H2CO3, है ना, ध्यान सुनते आना। फोर्थ नंबर का कंपाउंड लिखा होता मैंने H3PO4।
आपको बोला गया इन चारों के एनहाइड्राइड बताने हैं, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी या तो इवन दिखेगी या तो ऑड दिखेगी, दोनों में से कोई एक वैल्यू आएगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। इवन है तो वाटर तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और अगर ऑड है तो आप उस रिएक्शन को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि हाइड्रोजन की क्वांटिटी इवन बन जाए। अब सुनो, जैसे ही इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हुआ, आपको सारे हाइड्रोजन हटाने हैं, पर सारे हाइड्रोजन हटाने H2 के फॉर्म में नहीं है, वाटर के फॉर्म में हटाने। किस फॉर्म में हटाने? वाटर। यहां से मैक्सिमम कितना वाटर निकल सकता है बेटा? 1। तो जैसे ही आप इसमें से एक H2O हटाओगे, सोचिए नाइट्रोजन कितने होंगे? 2, ऑक्सीजन 6 थे, 6 में से 1 निकल गया, तो बताओ यहां पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? N2O5। क्या इसमें पानी मिलाने पर यह मिल रहा था? यस। और इससे पानी निकालोगे तो वो मिल जाएगा। जिस स्टेट का हाइड्रो ऑक्साइड है उसी स्टेट का एनहाइड्राइड भी बन जाएगा, या जिस स्टेट का ऑक्साइड है पानी मिलाने पर उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड में से पानी निकालोगे तो उसी स्टेट का ऑक्साइड। मुझे बताइए यहां पर सल्फर का स्टेट क्या है? +6। इसमें H2 दिख रहा है बेटा, सारे हाइड्रोजन हटाने लेकिन वाटर के फॉर्म में, तो यहां से मैक्सिमम कितना वाटर निकलेगा? 1। जैसे ही 1 वाटर आपने निकाला, आपको मिल जाएगा SO3। क्या यहां पर भी सल्फर +6 में है या नहीं है बेटा? है। अगले वाले पे आइए, क्या यहां से भी 1 वाटर निकाल सकते हैं बेटा? यस। जैसे ही 1 वाटर निकाला, कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CO2 में, जो कि उसी स्टेट का ऑक्साइड है। यहां पर आइए, H3PO4 में फास्फोरस +5 का है बेटा, यहां से मैक्सिमम कितने वाटर निकल सकते हैं? 3। अरे 6 हाइड्रोजन 3 वाटर। आप जब यहां से 3 वाटर निकाल दोगे ना, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखेगा आपको? P2O5। क्या मिलेगा? P2O5। ये P2O5 का अगर मैं डाइमर बना दूं, तो इसका डाइमर बन जाएगा P4O10। तो बेसिकली दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट है, दोनों सेम है, स्टेट चेक कर लेना है आपको, ये इसकी कहानी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी। ये जो हमने देखा, ये सिंपल ऑक्साइड या सिंपल एनहाइड्राइड थे। आपने किया क्या? जिस स्टेट का ऑक्साइड था पानी मिला है तो उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड मिला, जिस स्टेट का ऑक्सी एसिड था पानी निकाला तो उसी स्टेट का क्या मिल गया? ऑक्साइड। ऑक्साइड में पानी मिलाने पर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड से पानी निकालने पर ऑक्साइड। लेकिन एक बात समझो, मान लो मैं आपको यहां पर एक कंपाउंड देता और वो कंपाउंड होता N2O4, ध्यान से सुनना, और मैं आपको यहां पर एक कंपाउंड देता और वो कंपाउंड होता Cl2O6। यहां पर हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड के बारे में बात करने वाले, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। किसी भी ऑक्साइड में अगर आप पानी मिलाओगे, किसी भी ऑक्साइड में अगर आप पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा? उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड। अब मुझे बताओ यहां पर नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? +4। और यहां क्लोरीन का स्टेट कितना है? +6। नाइट्रोजन को अभी साइड में रखो, क्लोरीन से बात करता हूं पहले बेटा। अगर इसको पानी में मिलाए तो इसी स्टेट का क्या बनना चाहिए? हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन का हाइड्रोक्साइड मतलब क्लोरीन का ऑक्सी एसिड। हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड होते हैं, कौन कौन से? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक। हाइपोहेलस कब बनता है? +1 में, फिर +3 में, फिर +5 में, फिर +7 में। +6 में तो कोई ऑक्सी एसिड है ही नहीं। कायदा तो ये बोलता था कि इसी स्टेट का बनना चाहिए, लेकिन इस स्टेट का इसका ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे केसेस में आपको इसका डिस्प्रपोर्शनेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? डिस्प्रपोर्शन। तो अगर +6 का एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या +6 से पहले कोई स्टेट का एग्जिस्ट करता है? यस। कौन कौन सी? 1, 3, 5। तो नियरेस्ट वाला बनाना है। और क्या +6 के बाद भी कोई एग्जिस्ट करता है? यस। कौन एग्जिस्ट करता है? +7। तो इसको जब पानी में डाला, एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है ये है कैसा? इधर देखो, ClO3, ये डाइमर है। क्या N2O4 आपको याद आ रहा है कि N2O4 हमने NO2 भूरिया, तो भूरिया को जब हमने कूल किया था, NO2 को कूल किया था, तो आपको N2O4 मिला था। तो जैसे ये N2O4 NO2 का डाइमर है ना, वैसे ये Cl2O6 ClO3 का डाइमर। और हाइड्रोलाइसिस में क्या हो रहा है? एक पे H का अटैक होगा, एक पर OH का अटैक होगा, एक पर H का अटैक होगा, एक पर OH का। आप किसी पे भी H किसी पे भी OH करा दो, क्योंकि दोनों ऊपर वाले तो सेम है। जैसे ही आप ये अटैक कराओगे, बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना है, बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना है बेटा। ये वाला हिस्सा क्या बन के आ रहा है? HNO2। और ये वाला हिस्सा क्या बन के आ रहा है बेटा?
NO3। सिमिलरली इधर तोड़ोगे तो पहला वाला हिस्सा HClO3 और दूसरा वाला हिस्सा HClO4। आप ऑटोमेटिकली देखिए +6 में क्लोरीन का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, पर क्या +5 और +7 वाला एग्जिस्ट करता है बेटा? यस। इसी तरीके से नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड मिलते हैं, नाइट्रस, नाइट्रिक। नाइट्रस कब बनता है? +3 में। नाइट्रिक कब बनता है? +5 में। +4 में इसका कोई ऑक्सी एसिड नहीं है। अगर इस स्टेट का ऑक्सी एसिड है ही नहीं तो फिर प्रोडक्ट में तो वो मिल ही नहीं सकता। तो ऐसे केसेस जिनका डायरेक्टली कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, वो अपने से लोअर और अपने से हायर स्टेट वाले ऑक्सी एसिड प्रोवाइड करते हैं। तो एक बात बताओ, इस ऑक्साइड को पानी में डालने पर इसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिला या दो तरह के हाइड्रोक्साइड मिले? दो तरह के। एक मिला या दो मिले? दो। अब सुनना, इसी रिएक्शन को अगर रिवर्स देखो, समझना बात को। अगर मैं आपको बोलता कि HNO2 का एनहाइड्राइड बनाओ, क्या बनाओ? एनहाइड्राइड। तो HNO2 का एनहाइड्राइड क्या बनता? N2O3। क्या बनता? अगर मैं आपको बोलता HNO3 का एनहाइड्राइड बनाओ तो क्या बनता? N2O5। लेकिन HNO2 का एनहाइड्राइड बनता है N2O3, इसका एनहाइड्राइड बनता है N2O5। इस एनहाइड्राइड को बनाने के लिए मैंने एक एसिड का इस्तेमाल किया या दो एसिड का इस्तेमाल किया? दो एसिड। रिवर्स में ले जाओगे तो दो एसिड। तो ऐसे ऑक्साइड जिनको पानी पे डालने पर दो अलग ऑक्सी एसिड मिलते हो, या ऐसा ऑक्साइड जो दो अलग ऑक्सी एसिड में से डिहाइड्रेशन करके बनता हो, ऐसे ऑक्साइड को सिंपल ऑक्साइड या सिंपल एनहाइड्राइड ना बोल के मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्योंकि ये एनहाइड्राइड एक ऑक्सी एसिड से नहीं बनेगा, इनको बनाने के लिए आपको दो ऑक्सी एसिड से क्या कराना पड़ेगा बेटा? डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा। और यहां पर भी डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या है, क्लियर रखें इसको, स्टार मार्क कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, तो आंसर N2O4 या Cl2O6 है। कई बार बस आपको तो इंटरमीडिएट स्टेट देखनी है। जैसे नाइट्रोजन का +4 का ऑक्सी एसिड नहीं है तो वही मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा, क्लोरीन का +6 का ऑक्सी एसिड नहीं है, वही मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा। कई बार N2O4 लिखने के बजाय NO2 लिख देगा, तो समझ जाना NO2 में भी नाइट्रोजन की स्टेट +4 है। अगर जिस स्टेट में ऑक्सी एसिड नहीं बनता है उस स्टेट का ऑक्साइड दे रखा हो तो मिक्स्ड ऑक्साइड की तरह काम करेगा। भर दिया फॉर्म? वॉर्म भर दिया सबने? नहीं, आखिरी दिन ही भरोगे मतलब तुम। पैसे खत्म हो गए, बहुत बढ़िया।
क्या हो गया, परेशान क्यों हो रहा तू है? क्या? मैं अकेला अकेला हंस रहा था, मैं उसकी बात पे हंस रहा था, पैसे खत्म हो गए। वो मेरे को वो सोच रहा हूँ काम फिर ऐसा करो ना कि पैसे आ जाए खूब सारे। ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहां पर बात करें तो ये जो मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स है बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं वापस से हाइड्रोलाइसिस की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। लेकिन एक बात याद करना, मैंने आपको यहां पर ये नेसेंट हाइड्रोजन की जब बात बोली थी तो मैंने ब्लीचिंग एक्शन का कुछ है ना मेंशन किया था, तो थोड़ा सा ब्लीचिंग एक्शन का भी एक हिंट दे देता हूं। वैसे पहले हम लोग इसको डिटेल में पढ़ा करते थे, लेकिन अब उतना सिलेबस में है नहीं, बस एक बार नाम के लिए आपको बता दिया जा रहा है ताकि कभी इसके आसपास अटकता फटकता क्वेश्चन आ जाए तो हमको थोड़ा हिंट रहे। बेटा, ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ब्लीचिंग एजेंट का काम क्या होता है, किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को अगर आपको कलरलेस करना है तो उसके लिए जो काम में चीज ली जाती है वो क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग। ठीक है, मान लो आपके पास कोई कलर्ड सब्सटेंस है और कलर्ड सब्सटेंस को आपको बदलना है किसमें, कलरलेस में, तो इसके लिए हम लोग यहां पर ब्लीचिंग एजेंट का यूज लेते हैं। ठीक है ना, ब्लीचिंग एजेंट की बात करें, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है, वैसे ही एक वर्ड आ रहा है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ब्लीचिंग करवा दे। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस को किसमें बदलना है, कलरलेस में। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है ना, जहां कपड़े वगैरह की फैक्ट्रीज होती है, डाई करना होता है ना, कपड़ों का कलर वलर बाई चांस चेंज करना होता है। कई बार मूवीज के साथ साथ नए नए प्रिंट्स वगैरह ट्रेंड में आ जाते हैं, महिलाओं के लिए ज्यादा काम की बात है वैसे। तो ऐसा होता है कि अभी आज एक मूवी रिलीज हुई, अब वो उस पैटर्न की साड़ियां या ड्रेस मटेरियल जो है वो चल रहे हैं मार्केट में, अगले 2 महीने, अभी हो सकता है अगले जो मूवी आए वो साल भर तक ऐसी नहीं आए कि ट्रेंड चेंज हो, तो वो तो वही बिकता रहेगा। लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद ही कोई खतरनाक मूवी आ जाए और उससे फिर से ट्रेंड क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो जितने टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो फालतू हो जाती है, क्योंकि खरीदते ही नहीं फिर। महिलाओं को बोले वो नए वाला ही प्रिंट चाहिए भैया, दिखाओ वो दिखाओ, है ना। तो वो क्या होगा, उसको वापस बुलाएगा टेक्सटाइल वाला और फिर उसको ब्लीच कर देगा, ब्लीच करके उसको क्या बना देगा, कलरलेस, और फिर कलरलेस करके उस पर वापस से जो नया पैटर्न है उसको प्रिंट कर देते हैं। तो बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ब्लीचिंग, है ना। अब ब्लीचिंग में ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ब्लीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन, और एक होता है ब्लीचिंग बाय रिडक्शन। दो तरह से ब्लीचिंग करा सकते हैं। ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन वाला जो प्रोसेस होता है ना बेटा, दैट इज परमानेंट ब्लीचिंग, ये परमानेंट होता है। और ब्लीचिंग बाय रिडक्शन वाला जो प्रोसेस होता है बेटा, ये टेम्पररी प्रोसेस होता है। ठीक है, अब परमानेंट प्रोसेस, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ब्लीचिंग कौन कौन से तरीके से की जाती है, तो पहला, ब्लीचिंग कैन बी डन बाय ऑक्सीडेशन मेथड एज वेल एज बाय रिडक्शन मेथड। आपसे पूछेगा कौन सा ब्लीचिंग परमानेंट है, तो ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन मेथड इज परमानेंट एंड ब्लीचिंग बाय रिडक्शन मेथड इज टेम्पररी। ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन में हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और ब्लीचिंग बाय रिडक्शन में हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हो ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसे कौन कौन से एजेंट हैं, ऐसे कौन कौन से रिएक्टेंट हैं जो ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं, और ऐसे कौन कौन से रिएक्टेंट है जो रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं। तो बेटा रिडक्शन का एक ही एग्जांपल है और वो है SO2। कौन है बेटा, SO2, जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी। लेकिन ऑक्सीडेशन के ढेरों एग्जांपल हो सकते हैं, उनमें से हमें मेनली जो काम आएंगे वो आएगा ओजोन। ओजोन की ब्लीचिंग ड्राई ब्लीचिंग होती है। कैसी ब्लीचिंग होती है, ड्राई। ब्लीचिंग करने के लिए कई बार एक्वस फॉर्म में ब्लीचिंग होता है और कई बार डायरेक्ट भी ब्लीचिंग होता है। तो ओजोन के लिए एक्वस फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन जो ओजोन जो है ना वो ड्राई ब्लीचिंग कर सकता है। डायरेक्ट ओजोन अगर किसी के ऊपर छिड़केंगे तो उससे ही उसकी ब्लीचिंग हो जाती है। दूसरा आपको बोला H2O2, तो H2O2 भी ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन करेगा। Cl2 बोला तो ये भी ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन करेगा। और एक कल हमने हाइपोहेलाइट देखा था, क्या देखा था, हाइपोहेलाइट। याद करो हाइपोहेलाइट कौन था, XO- +1 स्टेट था वो, सही बात है। हमने बनाया था HOX, हाइपोहेलस। हाइपोहेलस का जब आयन बनाया था तो क्या बनाया था, हाइपोहेलाइट। याद करो ब्लीचिंग पाउडर सुना है कभी,
रेडॉक्स में उसकी स्टेट भी निकलवाते हैं आपको। फॉर्मूला होता है CaOCl2, और ये CaOCl2 के बारे में आपको बताते हैं कि यह कैल्शियम +2 में है, एक OCl- है और एक Cl- है, और फिर बोलता है कि इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो यहां क्लोरीन +1 वाला होता है और यहां क्लोरीन -1 वाला होता है। ये पता है तो ठीक है, वरना ये रिडॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, खत्म बात। अब सुनो, यहां पर ये जो OCl आता है वो यही है बेटा, OCl-, और इसको हम बोलते थे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइपोहेलाइट की तरह हाइपोक्लोराइड। अब देखो ये जो ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? ब्लीचिंग ही तो करता है। तो यहां पर अगर हाइपोक्लोराइट आ जाए ना, OCl वगैरह, या ब्लीचिंग पाउडर आ जाए, वो भी क्या करता है बेटा? ब्लीचिंग बाय ऑक्सीडेशन। तो ये एग्जांपल है, सुनना। अगर आपसे पूछे कौन कौन परमानेंट ब्लीचिंग कर सकता है, ये सारे परमानेंट के एग्जांपल है। कौन कौन टेम्पररी ब्लीचिंग कर सकता है, ये सारे एग्जांपल है। कौन रिडक्शन से ब्लीचिंग करेगा, ये। कौन ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग करेगा, ये। दूसरी बात मैंने बोली, दो तरह की ब्लीचिंग हो सकती है, ड्राई एंड मॉइस्ट। तो बेटा केवल ये ड्राई ब्लीचिंग दिखाता है, बाकी सबको अपना ब्लीचिंग एक्शन दिखाने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है। मतलब बिना मॉइस्चर के बाकी सब अपना ब्लीचिंग एक्शन नहीं दिखा सकते। इसको बस नोट कर लीजिए, ज्यादा कोई इसका रोल है नहीं। लास्ट में समय बच जाए तो पढ़ लेना, वरना कुछ भी नहीं। बस अपने को एक हिंट होना चाहिए कि दो तरह की ब्लीचिंग होती है, एक बाय ऑक्सीडेशन और एक बाय रिडक्शन। टेम्पररी मतलब ब्लीचिंग करी, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी, ये मतलब होता है टेम्पररी का। करेंगे ना बेटा, बहुत जरूरी होता है। दुकान पे जाते हो ब्लीचिंग कराने, महिलाएं खासकर, ठीक है, गए वहां पर ब्लीच कर दिया, हमेशा ही गोरे रह जाओगे तो फिर वापस ब्लीच कैसे कराओगे? टेम्पररी ब्लीच, कुछ दिन के लिए चमक आ गई, फिर गायब, वापस जाइए। हॉरर मूवीज में भी इस्तेमाल लेते हैं इसका। चेहरे पे नहीं लगा देते बेटा, हॉरर मूवीज में हमेशा एक चुड़ैल होगी, पक्की। बहुत कम होते, चुड़ैल ज्यादा होती। 99% ऑफ द मूवीज में चुड़ैले मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ यही होता है, और क्या है। तो ऐसे ही तो होता है। फिर क्या होता है उसमें, ऐसे दिखाते हैं व्हाइट साड़ी में चुड़ैल घूम रही होगी, ठीक है। फिर उसमें कई बार ऐसा दिखाता है कि जैसे ही वो कई मतलब किसी को दिखाना चाहती कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो उसके पास वो जो व्हाइट साड़ी होगी उसमें खून के ऐसे धब्बे अपने आप आने लग जाते हैं। यही होता है। लाल कलर की साड़ी थी, ब्लीच कर दिया, टेम्पररी व्हाइट बना दिया। अब जैसे उस पर ऑक्सीजन टकराएगी, वो पार्ट ऑटोमेटिकली पुराने कलर में आने लग जाएगा। ये होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ब्लीचिंग एजेंट के बाद अगले पॉइंट की तरफ है ना मूव करते हैं हम लोग। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है हाइड्रोलाइसिस, मैंने बोला था अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हाइड्रोलाइसिस के लास्ट पार्ट पे ऊपर आते हैं। हाइड्रोलाइसिस हमने पहले हेलाइड्स का पढ़ा, फिर हमने ऑक्साइड्स का पढ़ा, उसी में हमने एनहाइड्राइड या ब्लीचिंग एजेंट भी देख लिया, और अब हम लोग किसके ऊपर आ रहे हैं बेटा? कार्बाइड्स पर। बहुत ध्यान से देखना बेटा, कार्बाइड एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर कार्बाइड के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो सिलेबस अभी बोला है उसमें उसने कम से कम सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है उनके एनॉमलस बिहेवियर को मेंशन किया हुआ है। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 14 में जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट आएगा वो कार्बन आएगा। तो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। कार्बाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो कार्बाइड्स में तीन तरह के कार्बाइड है, आयनिक कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ये जो बात अभी आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, पर हाइड्रोजन चैप्टर में भी तीन तरह के हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो ये बेसिकली उसी से मिलता जुलता है। तो अगर आपने कार्बाइड समझ लिया तो कभी बाय चांस आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके उसने हाइड्राइड का क्वेश्चन पूछ लिया तो ये चीज हाइड्राइड में भी आपकी मदद कर देगा। जैसे कार्बाइड तीन तरह के होते हैं वैसे हाइड्राइड भी तीन तरह के होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो अब कार्बाइड पे आते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, इंटरस्टिशियल। बेटा एक बात बताओ, आयनिक कार्बाइड कहने का मतलब क्या? नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा कार्बाइड जिसके अंदर कैसा बॉन्ड होगा? आयनिक। कोवेलेंट कार्बाइड कहने का मतलब है ऐसा कार्बाइड जिसके अंदर बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। और इंटरस्टिशियल कहने का मतलब लैटिस में जो इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, अगर उसमें कार्बन ट्रैप हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। और अगर उस इंटरस्टिशियल कंपाउंड के वॉइड में कार्बन ट्रैप हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा? इंटरस्टिशियल कार्बाइड।
ठीक है, अब सुनो, आयनिक कार्बाइड अगर मैं कहता हूं तो पहले इसको समझते हैं डिटेल में। बेटा कार्बन, कार्बाइड मतलब कार्बन तो होगा। अब कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल। और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक नॉन मेटल और एक मेटल हो। तो अगर यहां पर मेटल आया और कार्बन आया तो क्या मेटल और कार्बन का बॉन्ड आयनिक हो जाएगा या कोवेलेंट हो जाएगा? आयनिक। तो जनरली एस ब्लॉक में हमको क्या मिलते हैं? मेटल्स। तो एस ब्लॉक के जो कार्बाइड्स होते हैं उसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट मेटल होगा और कार्बन नॉन मेटल होगा। तो एस ब्लॉक के कार्बाइड जनरली कौन सा नेचर दिखाते हैं बेटा? आयनिक नेचर दिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख लो CaC2, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कैल्शियम कार्बाइड। इसका क्वेश्चन एमओटी में भी पूछ लेता था। कैल्शियम कार्बाइड में C2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 1 सिग्मा 2 पाई। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम कार्बाइड मेटल का कार्बाइड है। बेरिलियम कार्बाइड मेटल का कार्बाइड है। एल्यूमिनियम कार्बाइड मेटल का कार्बाइड। एल्यूमिनियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है या पी ब्लॉक का? पी ब्लॉक का। अरे बैंगन आलू गाजर, पी ब्लॉक का। लेकिन जनरली एस ब्लॉक है, मेटल आ गया, पी ब्लॉक का भी मेटल आ गया, तो पी ब्लॉक का मेटल भी किस तरह का कार्बाइड बना सकता है? आयनिक कार्बाइड बना सकता है। कोवेलेंट भाई अभी आयनिक हमको डिटेल में पढ़ना, मेन आयनिक ही है हाइड्रोलाइसिस के लिए, बट इस पे आते हैं। जनरली पी ब्लॉक के जो कार्बाइड्स होते हैं वो कैसे होंगे? कोवेलेंट, क्योंकि पी ब्लॉक ही ऐसा ब्लॉक है जहां नॉन मेटल्स मिलते हैं। वहां मेटल भी मिलता है, मेटलॉइड भी मिलता है और नॉन मेटल भी मिलता है। अब मुझे बताओ, जो नॉन मेटल्स का कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा तो नॉन मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड बनेगा, और नॉन मेटल का बॉन्ड जनरली कैसा होगा? कोवैलेंट। ध्यान सुनना, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो मेल्टिंग पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल लिखे थे। मेल्टिंग पॉइंट में लिखा था 4 एग्जाम्पल, डायमंड, नॉर्बाइड, कार्बोरेंडम और सिलिका। डायमंड तो C4 मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड जुड़े हुए इस तरह का मान लो, तो उसमें तो कार्बाइड है नहीं, वो एक तरह से कोई और जुड़ा ही नहीं, सिर्फ कार्बन है, प्योर है वो, है ना। इसके बाद बात करें सिलिका, SiO2 होता है, उसमें भी कार्बन नहीं है। पर नॉर्बाइड और कार्बोरेंडम, एक B4C होता है और एक SiC होता है, ये भी एक तरह का कार्बाइड है और ये भी एक तरह का कार्बाइड है। और बेटा ये वाले कार्बाइड आयनिक होंगे या कोवेलेंट होंगे? कोवेलेंट। वहां पर हमने लिखा था उनका जायंट कोवेलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता था। तो कोवेलेंट कार्बाइड में 2 एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कार्बोरेंडम और नॉर्बाइड की बात करें। और बेटा इसमें आप देखोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। बस इतनी बात हमको रिवाइज करनी थी। इसके बाद यहां पर बात करा इंटरस्टिशियल। ध्यान सुनना, मान लो कोई डी ब्लॉक का मेटल है और उसका ये लैटिस है, तो बेटा यहां पर अभी ये जितने सर्कल है इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? मेटल। मान लो टाइटेनियम है या वेनेडियम है या नायोबियम है, ये सारे बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें जो वॉइड्स है ना, वॉइड्स में अगर कोई इंप्योरिटी ट्रैप हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर इंटरस्टिशियल वॉइड में कोई एलिमेंट ट्रैप हो जाए, कोई इंप्योरिटी ट्रैप हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ध्यान सुनना, अगर इस वॉइड में हाइड्रोजन ट्रैप हो जाए तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बोला जाएगा। अगर इस वॉइड में बोरॉन ट्रैप हो जाए तो इंटरस्टिशियल बोराइड्स बोला जाएगा। ये डी एंड एफ ब्लॉक में काम भी आएगा बोराइड वाला पॉइंट। और अगर कार्बन ट्रैप हो जाए तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बोला जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो कार्बन ट्रैप हो गया तो ऐसे कार्बाइड्स जो वॉइड्स में बैठ के बना लेते हैं लैटिस में, उसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। और बेटा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टी है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं। दूसरी बात, इसके बारे में आप देखो, बाकियों के मैंने फॉर्मूले लिखे थे, है ना, B4C या Mg2C3। यहां पर हमने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, यहां हमने सिर्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा है कि इसका कार्बाइड इंटरस्टिशियल होगा, इसका कार्बाइड इंटरस्टिशियल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पढ़िएगा इनके जो कंपाउंड होते हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं? बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? जिनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है। क्यों फिक्स नहीं होता उसका कारण समझना। बेटा मान लो ये वेनेडियम का लैटिस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने वेनेडियम है? 9। अब कार्बन कितना दिखाया अभी मैंने? 1, तो फॉर्मूला क्या बन गया? V9C1। लेकिन मान लो यहां भी कार्बन ट्रैप हो जाए तो V9C2 हो जाएगा। मान लो यहां भी कार्बन ट्रैप हो जाए तो V9C3 हो जाएगा। यहां भी कार्बन ट्रैप हो जाए तो V9C4 हो जाएगा। इसमें इंप्योरिटी कितनी प्रेजेंट है वो तो जगह पर डिपेंड करेगा कि उस जगह पर कार्बन का
परसेंटेज कितना है, अगर कार्बन बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा कार्बन इस वॉइड्स में आ जाएंगे, और कार्बन कम होगा तो एक दो कार्बन आएंगे, इसलिए उनका फॉर्मूला फिक्स नहीं है। और इसीलिए ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला फिक्स नहीं होता, जिनका एक रेशियो फिक्स नहीं होता है, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाना जनरली डी ब्लॉक की आदत होती है नोट करने से। अच्छा यहां पर भी देख लो, इसको भी बताता हूं फिर लिख लेना, देखिए ध्यान से। अब हमें मेनली जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो आयनिक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड कहने का मतलब है मेटल होगा और कार्बन पे एनायन होगा, है ना, क्योंकि कार्बाइड है, एनायन होगा, मेटल कैटायन बनाएगा, कार्बन एनायन बनाएगा। अब कार्बन के जो एनायन बनते हैं ना वो अलग अलग तरीके के बनते हैं, जिसमें ये तीन आपके सामने इसके अलावा भी होता है, बट अपने को पढ़ना ये तीन है। पहला आता है मीथेनाइड, दूसरा आता है एसिटिलाइड, और तीसरा आता है बेटा एलिलाइड या फिर प्रोपिलाइड्स। ध्यान सुनना, मीथेनाइड, मीथेनाइड उस कार्बन के एनायन को बोला जाएगा जहां कार्बन पे कितना होगा, -4। कहीं पर भी ये आयन दिख जाए तो है तो ये कार्बाइड, है ना, आयनिक कार्बाइड है बेसिकली, है तो ये कार्बाइड, लेकिन इस आयनिक कार्बाइड का नाम पर्टिकुलरली क्या दे दिया गया, मीथेनाइड। ये भी एक आयनिक कार्बाइड है और इसका नाम क्या बोलेंगे बेटा, एसिटिलाइड। और ये भी एक आयनिक कार्बाइड है, इसको क्या बोलेंगे, एलिलाइड या फिर प्रोपिलाइड। क्यों बोला गया, ध्यान सुनना बेटा, इनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ध्यान सुनना, आपने इन सभी में अगर वाटर ऐड करा, क्योंकि हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं बेसिकली, मुझे बताओ वाटर को तोड़ दो दो हिस्सों में, H+ और OH-। बेटा OH- तो मेटल पे अटैक करने जाएगा, और इस पे माइनस है तो इस पे OH- अटैक करेगा या H+ अटैक करेगा, H+। जब इस पे H+ अटैक करेगा तो 4 माइनस को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन अटैक करेंगे, 4। तो यहां आपको मिलेगा CH4। यहां पर कितने हाइड्रोजन अटैक करेंगे, 2, तो आपको मिलेगा C2H2। और यहां पर कितने कार्बन अटैक करेंगे बेटा, 4, तो आपको मिलेगा C3H4। अब अगर आपको नाम पता हो बेटा इनके, तो CH4 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन। तो ऐसा कार्बाइड, ऐसा आयनिक कार्बाइड जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर मीथेन गैस मिलती हो, उस आयनिक कार्बाइड को क्या बोला जाएगा, मीथेनाइड। ऐसा आयनिक कार्बाइड जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर एसिटिलीन गैस मिलती हो, याद करो एसिटिलीन, इसी को बोला जाता है, वेल्डिंग में भी यूज होती है ये बात आप 10th वगैरह में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के कार्बाइड को क्या बोला जाएगा, एसिटिलाइड। और अगर यहां पर C3H4 की बात करूं तो इसके दो फॉर्मेट है, इसको प्रोपाइन बोल सकता है और इसको एलिलीन भी बोल सकता है। तो ऐसे कार्बाइड जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोपाइन या फिर एलिलीन मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपिलाइड या फिर एलिलाइड। नोट करिए, ऐसे इसकी रिएक्शन देखते हैं फिर। अभी इसकी पी ब्लॉक की ELP नहीं मिली ना, ये जो SiC है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, है ना, ये डायमंड को कट करने में यूज आता है। कभी ऐसा यूज आ जाए
कि भाई कौन सा कंपाउंड है जो डायमंड को कट कर, डायमंड बहुत हार्ड होता है तो उसको कट कर, नॉर्मली कट नहीं होता, तो उसके लिए किसको यूज करते हैं बेटा, SiC को यूज किया जाता है ना। कभी ये पूछ लिया जाए तो एक पॉइंट मेंशन कर लेना चाहो तो, डायमंड वगैरह को कट करने के लिए SiC का यूज करते हैं। चलो लिख लिया भाई सबने यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो है ना, अब ये जो हम लोगों ने आयनिक कार्बाइड लिखे, 3 तरह के आयनिक कार्बाइड आए, मिथेनाइड, एसिटाइड, एलिलाइड। बोलो कौन कौन से टाइप है, मिथेनाइड, एसिटाइड और एलिलाइड। अब देखो मीथेनाइड का फॉर्मूला हमें तो रिएक्शन से समझ में आएगा, अगर मीथेन देगा तो मीथेनाइड, एसिटिलीन देगा तो एसिटिलाइड, और प्रोपाइन या एलिलीन देगा तो क्या बोलेंगे, एलिलाइड या प्रोपिलाइड। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, आपके सामने एग्जाम में कुछ इस फॉर्म में रिएक्शन आएगा, और क्वेश्चन क्या पूछता, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है क्वेश्चन, बोलेगा व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर तो गैस ऑब्टेन्ड इज, वो जो मीथेनाइड, एसिटिलाइड, एलिलाइड में मीथेन या एसिटिलीन या एलिलीन मिल रहा है वो गैस है, ठीक है। ध्यान सुनना, अब इनको देखो, पानी दिखते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि पानी की जितनी रिएक्शन है वो हमने किसके अंदर पढ़ ली, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस या तो आपने हैलाइड्स का पढ़ा है, या आपने ऑक्साइड्स का पढ़ा है, या फिर आपने कार्बाइड्स का पढ़ा है। मुझे बताओ ये सब हैलाइड है या ऑक्साइड है या कार्बाइड है बेटा, कार्बाइड। इतना तो हम देखकर समझ जाएंगे कि हम यहां पर कार्बाइड का क्या करा रहे हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस। अब हमें यह पहचानना है कि ये कार्बाइड होगा तो आयनिक ही, ये कार्बाइड मीथेनाइड है या एसिटिलाइड है या एलिलाइड है, ये हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। अब पहचानते कैसे वो समझा रहा हूं। मुझे बताओ मीथेनाइड में, इधर देखो ध्यान से, मीथेनाइड में कितना कार्बन है, 1, एसिटिलाइड में कितना कार्बन है, 2, और एलिलाइड में कितना कार्बन है, 3। तो जहां पर भी 1 कार्बन दिखेगा क्या बोलोगे, मीथेनाइड, 2 दिखेगा क्या बोलोगे, एसिटिलाइड, 3 दिखेगा क्या बोलोगे, प्रोपिलाइड। कितने कार्बन है, क्या है ये, यहां पर 1 क्या है, मीथेनाइड, यहां 3 क्या है, यहां 3 क्या है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। कई बच्चे दिमाग लगा लेते हैं ऐसा कि भैया सिंपल सा, 1 कार्बन देखा, 2 कार्बन देखा, 3 कार्बन देखा, 1 देखा तो ये, 2 देखा तो ये, 3 देखा तो ये, निपट जाओगे वहीं के वहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना है। चार्ज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो 9th क्लास में पढ़ते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ध्यान से देखना, ध्यान समझना। पहले मैं CaC2 के लिए आपको बता रहा हूं बेटा, CaC2 क्या पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है कि नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है आपको। अब मुझे बताओ, मुझे कार्बन का चार्ज तो पहचानना है कि कार्बन कौन सा है, कार्बाइड कौन सा है। क्या मुझे कैल्शियम का स्टेट पहले से पता है? यस, ग्रुप 2 की एक ही स्टेट होती है, +2। तो बेटा एक कैल्शियम पे +2, एक ही तो कैल्शियम है, तो पूरे पे अगर +2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे C2 पे क्या आना चाहिए, -2। पूरे C2 पे -2 आना चाहिए। क्या C2 पे -2 को एसिटिलाइड बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? बोला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इस पे पानी का अटैक कराओगे तो OH- तो कैल्शियम पे अटैक करेगा, तो कैल्शियम के +2 का क्या बन जाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड, और 2H+ इस C2-2 पे अटैक करेंगे और आपको मिल जाएगा बेटा C2H2। इसलिए ये कौन सा कार्बाइड है बेटा, एसिटिलाइड है, MOT। इसी के बारे में बात करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, बॉन्ड ऑर्डर 3, और बॉन्ड ऑर्डर 3 में 1 सिग्मा 2 पाई। आगे बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, अगले एग्जाम्पल के ऊपर जा रहा हूं। अगला एग्जाम्पल कौन दिया बेटा, Be2C। ध्यान से सुनना बेटा, कार्बन का चार्ज मुझे निकालना है। ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, मतलब जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। एक बेरिलियम का स्टेट +2, कितने बेरिलियम है, तो टोटल +4 है। अगर बेरिलियम पे +4 है तो उसको बैलेंस करने के लिए पूरे कार्बन पे, एक ही तो कार्बन है, उस पे अगर -4 आया तो कार्बन पे -4 वाले को क्या मीथेनाइड बोला जाता है बेटा? यस। इसका मतलब है जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो बेरिलियम तो +2 की वजह से अपने +2 का हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा, लेकिन प्रोडक्ट में क्या मुझे इस बार मीथेन गैस मिल रहा होगा बेटा? यस। अगले केस पे आइए, Mg2C3। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं Mg2C3 की बात करूं तो बेटा बताइए मुझे, एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? +2।
मैग्नीशियम है कितने, 2, तो टोटल मैग्नीशियम पे कितना आ गया, +4। और बेटा इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर टोटल कितना होना चाहिए, -4। कितने कार्बन पे -4 आना है, पूरे 3 कार्बन पे -4 आना है। क्या 3 कार्बन पे -4 को एलिलाइड या प्रोपिलाइड बोला जाता है बेटा, यस। मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर मुझे मैग्नीशियम के +2 की वजह से उसका हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा +2 वाला, और साथ में C3H4 मिल रहा होगा। अभी देखो अगले केस पे आते हैं। अगला केस कौन है, Al4C3। अभी तक के जो क्वेश्चन है ना उसमें तो वो चल जा रहा है, 1 कार्बन तो मीथेनाइड, 2 कार्बन तो एसिटिलाइड, 3 कार्बन तो प्रोपिलाइड, यहां निपट जाते हैं। इसीलिए चेक करना सीख लीजिए बेटा। एक एल्यूमिनियम, मुझे बताओ जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। एक एल्यूमिनियम का स्टेट क्या होता है, +3, तो 4 एल्यूमिनियम का +12। +12 को बैलेंस करने के लिए इस पूरे पे -12। -12 कितने कार्बन पे आ रहा है, 3 पे। 3 कार्बन पे -12 नाम का कोई आयन नहीं है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या एक कार्बन पे -4 आ रहा होगा बेटा, यस। और एक कार्बन पे -4 मतलब ये प्रोपिलाइड है या मीथेनाइड है, मीथेनाइड है। तो बेसिकली इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहां एल्यूमिनियम का तो +3 का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और यहां पर आपको मिल जाएगा CH4। एक बात और बता देता हूं, AlOH थ्राइस सॉल्ट में भी काम आएगा। ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। कौन सा फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में, इसके प्रेसिपिटेट को बोलते हैं जिलेटेनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बोला जाता है, जिलेटेनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये नाम ध्यान रखना, जिलेटेनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर कभी नाम दिख जाए समझ जाना एल्यूमिनियम की बात कर रहा है। इसके बाद की 2 रिएक्शन है वो भी बता देता हूं, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, इधर ध्यान देना है ना। कार्बाइड के अलावा हमें नाइट्राइड और फॉस्फाइड का भी एक एक रिएक्शन समझ लेना है। मुझे बताओ नाइट्राइड आयन कौन होता है, N पे 3-, और फॉस्फाइड आयन क्या होता है, P पे 3-। इधर देखो इस कंपाउंड को देखो, आपको तो कुछ भी ना आता, वाटर दिखते ही हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस अगर किसी का हो तो आयन में तोड़ना है ताकि H+ किस पे अटैक करेगा और OH- किस पे अटैक करेगा, ये जानकारी मिल जाए। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2, तो इसका 2 इधर गया, तो ये 3 इसका होगा। मैग्नीशियम नाइट्राइड इस कंपाउंड का नाम है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फाइड। बेटा ये 2 कैल्शियम का है और ये 3 फॉस्फोरस का है। अब मुझे बताओ वाटर अगर अटैक करेगा तो OH तो मैग्नीशियम पे अटैक करने जाएगा, OH तो कैल्शियम पे अटैक करने जाएगा, तो मैग्नीशियम का OH के साथ मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का OH के साथ मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। सुनना ध्यान से, कैल्शियम का OH के साथ हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, यहां देखिएगा मैग्नीशियम का +2 के साथ हाइड्रोक्साइड बन गया, और कैल्शियम का भी +2 के साथ हाइड्रोक्साइड बन गया। H+ अटैक करेगा नाइट्रोजन पे और H+ अटैक करेगा फास्फोरस पे। कितना चार्ज है बेटा, -3। ये एक नाइट्रोजन का चार्ज है, 2 का नहीं है, ध्यान रखना ना। ऑक्सीडेशन स्टेट 1 की लिखी जाती है, एक नाइट्रोजन पे -3, तो कितने हाइड्रोजन अटैक करेंगे, 3। तो बेटा यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगी, अम्मा गैस। अम्मा गैस मतलब अमोनिया, और यहां पर बनेगा पापा गैस, फॉस्फीन। तो ध्यान रखना है ना, इन रिएक्शन को हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया और या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना, फॉस्फीन, फॉस्जीन मत लिख लेना, है ना। वैसे ही अपन ने लिगेंड्स में भी लिखा हुआ है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन और फॉस्फीन। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोलाइसिस। अलग अलग एलिमेंट्स के हाइड्रोलाइसिस कैसे होते हैं, जिसमें हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्साइड्स का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा। नॉर्मली पैटर्न यही है, जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड, अगर मेटल है तो हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड बना देना है। इसी के बीच में हमने एनहाइड्राइड्स और ब्लीचिंग एजेंट जो है उसको भी लपेट लिया इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लें से, इसके क्वेश्चंस लिखा देता हूं आपको, कुछ क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इसके ऊपर।
लिख लिया? ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोलाइसिस में एक और टर्म आएगी आपके सामने, अभी मैं एक और हाइड्रोलाइसिस बताता हूं आपको, बट उससे पहले एक टर्म आएगी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कौन सी टर्म आएगी? पार्शियल। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग समझ में आता है, या तो वाटर कम पड़ जाए, है ना, मतलब एक्सेस ना हो, लिमिटिंग हो, तो हाइड्रोलाइसिस पूरा नहीं हो पाएगा, पार्शियल हो जाएगा। जैसे XgF6, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप हाइड्रोलाइज करा था, तो एक वाटर अटैक करने पर कुछ और बना, दो वाटर अटैक करने पर कुछ और बना, तीन वाटर अटैक करने पर कुछ और बना। तो अगर मैं XgF6 को 1 मोल ही वाटर दूंगा तो उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा या पार्शियल होगा? पार्शियल। पर कई बार हाइड्रोलाइसिस पार्शियल, वाटर एक्सेस होने के बावजूद भी अगर पूरी तरह से हाइड्रोलाइज ना हो पाए तो भी उसको क्या बोला जाता है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और दो एग्जांपल हमको ध्यान रखने हैं, उसके लिए रीजन क्या होता है वो बता दूंगा, लेकिन वो बताने के बाद भी आपको ध्यान तो रखना ही है। तो सिंपल सी बात है, आप चाहो तो कहीं पर नोट बना के लिखना, BF3 एंड SiF4, BF3 एंड SiF4 शो partial hydrolysis. BF3 and SiF4 show partial hydrolysis. BF3 and SiF4 show partial hydrolysis. ठीक है। अभी ये जो बात बोली मैंने BF3 और SiF4 वाली, इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, क्यों पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। इधर देखिएगा 2 मिनट के लिए। हमने बोला कल हम लोगों ने BCl3 का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, ठीक है, और अभी हम लोग किसका हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं? BF3, जो पार्शियल दिखा रहा है। इसका हाइड्रोलाइसिस कैसा बोला गया? पार्शियल। और इसका हाइड्रोलाइसिस कैसा बोला जाता है? कंप्लीट। सेम हैपेंस विथ SiF4 एंड SiCl4। SiCl4 का हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट होता है और SiF4 का हाइड्रोलाइसिस पार्शियल होता है। मीनिंग क्या है? ध्यान सुनना बेटा, इसके अंदर जब आप हाइड्रोलाइसिस कराने जाओगे तो मुझे बताना, बोरॉन पे कितना चार्ज है? +3, Cl पे कितना है? -1। OH अटैक करेगा तो बोरॉन का OH थ्राइस बन जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा? HCl। ये बात समझ में आती है अपने को, इतना कल अपन कर चुके हैं। अच्छा, इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये +3 -1 है, वाटर जब अटैक करेगा तो बोरॉन का +3 वाला हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और HCl के बदले इस बार कौन मिल जाएगा? HF। ये रिएक्शन हो जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सुनना, एक्चुअल में ये जो BCl3 बना और ये जो HCl बना, ध्यान सुनना, अभी रिएक्शन में BCl3 बहुत सारा होगा और प्रोडक्ट में क्या बन गया? HCl। जैसे ही 1 मोल इसने रिएक्ट करा, ये बना दिया, अभी BCl3 बहुत सारा बचा हुआ है। तो ये जो HCl है ना, ये वापस से अटैक करने आता है किसके ऊपर? BCl3 के ऊपर। जब ये BCl3 पे अटैक करने आएगा तो बेटा BCl3 चांस देखेगा कि इससे रिएक्ट करना बेटर है, या BCl3 देखेगा कि इससे रिएक्ट करना बेटर है। उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है इस बार, कि H2O से रिएक्ट करूं या HCl से। वो H2O वाली रिएक्शन तो आपके सामने है, HCl से अगर रिएक्शन करता है तो बेटा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए था, H+ और BCl4-, ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए था। और ये प्रोडक्ट जो है, इसमें बताओ, बोरॉन एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस पे ले जा रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। यहां पर कौन बन रहा है? HF। HF जब अटैक करेगा तो ध्यान सुनना, BF3 पे जब HF अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनना चाहिए था कुछ इस तरह का, HbF4- टाइप का। एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में हमने ये पढ़ा था कि BF3 पे जब F- अटैक करता है, BF4- बनता है। क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन BCl4 एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब सुनो, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। इसका मतलब कुछ BF3, बहुत सारा BF3 था, बहुत सारे BF3 में से कुछ BF3 तो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा और कुछ BF3 HF से रिएक्ट कर पाएगा। तो क्या पूरे BF3 ने H2O से रिएक्ट करा कि नहीं करा? नहीं करा, क्योंकि कुछ ने तो ये रिएक्शन कर ली, 2 पैरेलल रिएक्शन चल रही है। तो बेटा सारा BF3 वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर पूरा BF3 वाटर से रिएक्ट करता तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ BF3 बोलते, लेकिन कुछ BF3 ने वाटर से रिएक्ट करा ही नहीं, कुछ ही BF3 ने अटैक करा, रिएक्ट करा, इसलिए ऐसे हाइड्रोलाइसिस जहां पर पूरा रिएक्टेंट वाटर से रिएक्ट ना करे, कोई और रिएक्शन भी साथ में चल रही हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता।
जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो BCl3 को पता चल गया कि भैया HCl से अपनी दाल नहीं गलेगी, इसको सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है रिएक्ट करने का, वो है वाटर। मतलब पूरा का पूरा BCl3 वाटर से रिएक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ऐसा हाइड्रोलाइसिस जहां हर एक मोल ऑफ रिएक्टेंट वाटर से ही रिएक्ट करे, उसे क्या बोला जाता है बेटा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब सुनो, अगर यहां पर SiF4 होता तो इमेजिन कर लो, यहां पर क्या था? SiF4, पानी से रिएक्शन करते, यहां बनता H2SiO3 समथिंग लाइक दैट, या SiOH4, और यहां मिलता HF। HF जाता SiF4 पे अटैक करने। SiF4 पे जब दो HF रिएक्ट करता तो ये भी एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस में पड़ा है, SiF6 2 माइनस बनता है जो एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके पास दो रिएक्शन चलेंगी। और यहां SiCl4 पे जब दो HCl अटैक करेंगे तो SiCl6 2 माइनस बनेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही कहानी है जो यहां पर आपको लिखाई गई। तो ये पार्शियल का एक, बाकी इसके बाद भी आपको याद रखना ही है, तो इसीलिए इन दो एग्जांपल्स को ध्यान रखें कि भाई SiF4 और BF3 पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दिखाते हैं। ठीक है, एक हेडिंग उधर है ना, ये लिखने के बाद एक हेडिंग लगा लेना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सी एसिड्स हम लोगों ने कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, ओलियम ये सब पढ़ा। कई बार इनका भी हाइड्रोलाइसिस पूछता है। वो हाइड्रोलाइसिस क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जहां मार्शल्स एसिड का इस्तेमाल होता है, तो वो उससे रिलेट हो जाएगा, ताकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी जाके वो क्वेश्चन पूछ ले तो भी हमको आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद दिला देना, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो हाइड्रोलाइसिस खत्म हो जाएगा और उसके बाद अपन कुछ वो थोड़ा बहुत ब्रिज बॉन्ड जो है B2H6 वगैरह के स्ट्रक्चर वो बता दूंगा। तो लगभग